और वक्त है सबसे बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें आपको दिखाते हैं चुनावी राज्यों की सियासी खबरें, यूपी पंजाब की लेटेस्ट पॉलिटिकल न्यूज दिखाएं। लेकिन सबसे पहले 3 बड़ी हेडलाइंस के साथ करते हैं शुरुआत, क्योंकि 2022 में यूपी में कमल कैसे खिलेगा इसका प्लान आज बन रहा है। यूपी चुनाव पर आज दिल्ली में सबसे बड़ी मीटिंग हो रही है और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नजर आए हैं 5 राज्यों के चुनाव पर सबसे ज्यादा फोकस है, लेकिन उत्तर प्रदेश पर चर्चा बहुत जरूरी है। इसी पहली बड़ी खबर पर डिटेल अब से थोड़ी देर में आपके सामने। साथ ही 5 राज्यों के चुनाव में आज बीजेपी को मिलेगा जीत का मंत्र। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में समापन भाषण भी देंगे, जिसमें नेताओं और कार्यकर्ताओं को विजय का संदेश मिलेगा। इसके अलावा इलेक्शन शो में आज की तीसरी बड़ी खबर है जिन्ना पर मचे घमासान की। यूपी में जिन्ना को लेकर सियासत का अंत ही नहीं हो रहा। अखिलेश यादव जिन्ना को लेकर दिए अपने बयान पर अभी भी कायम है, तो बीजेपी सवाल पूछ रही है कि देश के बंटवारे के जिम्मेदार जिन्ना से अखिलेश को इतनी मोहब्बत क्यों है। डिटेल आपको अब से थोड़ी देर में मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं शुरुआत, क्योंकि 2022 की ये सबसे बड़ी जंग के लिए आज बीजेपी का सबसे बड़ा मंथन शुरू हो चुका है और 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को कैसे जीत मिले, इस पर आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। इसमें रणनीति बनाई जा रही है। मीटिंग दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हो रही है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां मौजूद हैं। इसके अलावा खास तौर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक बहुत अहम है। आज की मीटिंग में 13 राज्यों में उपचुनावों के नतीजों की भी समीक्षा होगी और साथ ही राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होगा। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कामयाबी पर भी चर्चा संभव है। तो आज की मीटिंग में अब जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, इसमें सभी बड़े बड़े दिग्गज मौजूद हैं, क्योंकि ये बीजेपी की अभी तक कोरोना की वजह से वर्चुअली बैठक होती थी, लेकिन अब यहां पर फिजिकल प्रेजेंस है और साथ ही योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, जो कि आज यहीं पर रहने वाले हैं। तो इस मीटिंग में आने वाले चुनाव को लेकर किस तरीके से पूरा मंथन किया जाता है, क्या क्या रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर एक एक डिटेल आपको देंगे। साथ ही आज की मीटिंग में किन चुनावी राज्यों पर फोकस है ये अब आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, वो जगह जहां पर आने वाले वक्त में चुनाव है। ऐसे में ये बड़ी बात है कि पंजाब को छोड़कर हर जगह बीजेपी सत्ता में है। तो ये कहां पर चुनाव है ये तो आपको हम इस मैप के जरिए दिखा रहे हैं, लेकिन कहां पर बीजेपी की सरकार है उस पर नजर है। लेकिन पंजाब को लेकर भी यहां पर चर्चा संभव है, क्योंकि किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में जहां जहां चुनाव है उसको लेकर क्या रणनीति बनती है। अब एजेंडे की बात कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी कार्यकारिणी का एजेंडा भी अभी तक पूरी तरह से क्लियर है। जैसा कि आपको बताया, 5 राज्यों में चुनाव है, जीत को लेकर इसमें रणनीति पर चर्चा की जानी है। इसके अलावा 13 राज्यों में उपचुनाव के नतीजों की भी समीक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि मौजूदा राजनीतिक हालात पर राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होगा। साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रस्ताव पास होगा। देश में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन में जो रिकॉर्ड कामयाबी मिली है उस पर भी चर्चा की जानी है। तो इस कार्यकारिणी का पूरा एजेंडा आपके सामने है और इसी एजेंडे के तहत लोगों के बीच भी अपनी उपलब्धियों के आधार पर ही पार्टी की पहुंचने की कोशिश है। लेकिन उपचुनाव के नतीजों को लेकर भी जो चिंताएं बढ़ी हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। अब 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने इसलिए भी हैं क्योंकि जेपी नड्डा का संबोधन के साथ इसकी शुरुआत होने वाली है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण भी होगा और जैसा कि आपको बताया कि 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें मंथन किया जा रहा है और सीएम योगी यहां पर अमित शाह के साथ बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वर्चुअली कई राज्यों के सीएम जुड़ेंगे। कुल मिलाकर इस मीटिंग में करीब 300 लोग शामिल होने वाले हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, कोरोना काल के बाद आज की ये मीटिंग बहुत मायने भी रखती है और साथ ही इस बात पर भी पूरी तरह से जोर होगा कि आने वाले चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई जाती है। जी बिल्कुल, सबसे अहम जो एजेंडा बैठक का वो वही है कि आने वाले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी की क्या तैयारियां हैं और उसके अलावा अभी तक कार्यकर्ताओं का जोश कहां तक पहुंचा है और इन तमाम मुद्दों को लेकर एक अलग से सत्र बुलाया गया है इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, जिसमें 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा को लेकर विशेष मंथन होगा। और 5 राज्य के जो संगठन मंत्री हैं वो वर्चुअली इस बैठक से जुड़े हुए हैं और वो लोग चुनावी तैयारियों को लेकर फीडबैक देंगे। और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक में मौजूद है, फिजिकली मौजूद है। उनकी तरफ से भी बताया जाएगा कि राज्य में बीजेपी की चुनावी तैयारियां क्या क्या है और आगे क्या क्या करने की योजना है। तो संगठन के कामों को लेकर रिपोर्टिंग की जाएगी और क्या क्या तैयारियां हैं उसको लेकर बताया जाएगा। और उसके अलावा हम आपको बता दें कि एक राजनीतिक प्रस्ताव भी यहाँ पे पारित किया जाएगा, जिसमें समसामयिक जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनको लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है उसकी जानकारी होगी और साथ ही साथ
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो कदम उठाया है, खासतौर से कोरोना के समय में जिस तरह से घर घर राशन पहुंचाया गया, गरीबों को मुफ्त अनाज दिया गया है और 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, और अब किस तरह से लोगों को घर घर जाकर वैक्सीनेट करने की योजना है और उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या क्या भूमिका रहेगी, क्या जिम्मेदारी रहेगी, उन तमाम बातों को राजनीतिक प्रस्ताव में रखा जाएगा। और साथ ही साथ जो पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र सरकार ने कम किया और उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों ने वैट कम किया है, तो जिस तरह से जनता को राहत देने की कोशिश की गई है उसकी जानकारी होगी। और साथ ही साथ विपक्ष की जो शासित राज्य है वहां पे अभी तक टैक्स कम नहीं किया गया, उसको लेकर भी राजनीतिक प्रस्ताव में उन पे टिप्पणी की जा सकती है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे इस बैठक के आखिर में लगभग 2 बजे के आसपास उनका संबोधन होगा। सबकी निगाह उस संबोधन पर है कि वो किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के नेताओं का मार्गदर्शन करते हैं और आने वाले 5 राज्यों में जहां चुनाव है वो जीत का क्या मंत्र देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा का अध्यक्षीय भाषण शुरू हुआ है और यहाँ पर थोड़ी देर में धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री है वो जेपी नड्डा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में किन किन मुद्दों को उठाया है, क्या क्या बातें कही है, उसकी जानकारी हम लोगों को देंगे। हालांकि आनंद, जिस तरीके से आपने सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बनाई जा रही रणनीति का जिक्र किया, ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि उपचुनाव के नतीजों की समीक्षा और साथ ही महंगाई बम जो फूटा है इसको लेकर भी प्रधानमंत्री की तरफ से यहां पर मौजूद लोगों के सामने कुछ चर्चा संभव है। केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया जनता को राहत देने के लिए, जैसे दालों की बात करें या सरसों के तेल की बात करें, इनके दाम आने पिछले कुछ दिनों में 20% तक कम हुए हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की जो कीमतें थी उसमें भी राहत देने के लिए सेंटर ने जहां एक्साइज ड्यूटी कम की, तो वहीं बीजेपी शासित राज्यों ने अपने हिस्से का जो वैट टैक्स था उसको कम किया और जनता को राहत देने की कोशिश की। तो एक महंगाई का एक मुद्दा जरूर था, लेकिन उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई केंद्र सरकार की तरफ से और राज्यों की तरफ से, खासतौर से जो बीजेपी शासित राज्य है। लेकिन जो अपोजिशन शासित राज्य है वहां पे कोई कदम नहीं उठाया गया, तो ऐसे में उनको लेकर जरूर टिप्पणी इस बात का जिक्र आनंद इसलिए भी किया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोगों को संबोधित भी करते हैं और या अपने लोगों से बात भी करते हैं तो यही कहते हैं कि जनता के बीच जाएं और जो काम सरकार की तरफ से की जा रही हैं, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उसका क्लियर कट मैसेज भी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। आप नजर बनाए रखें आनंद, पल पल का अपडेट भी आपसे हम लेते रहेंगे फिलहाल। और बता दें, उत्तर प्रदेश में जिन्ना को लेकर सियासत का भी अंत नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव जिन्ना को लेकर दिए अपने बयान पर अभी भी कायम है और अखिलेश यादव ने अपने विरोधियों को फिर से अब इतिहास पढ़ने की नसीहत भी दे दी है। बीजेपी अब यह सवाल पूछ रही है कि देश के बंटवारे के जिम्मेदार जिन्ना से अखिलेश को इतनी मोहब्बत क्यों है? गांधी, नेहरू, पटेल से जिन्ना की तुलना करना अखिलेश की कौन सी मजबूरी है? अब आप सबसे पहले ये देखिए कि कैसे अखिलेश जिन्ना पर दिए गए अपने बयान पर कायम है। आपके बयान को बार-बार कई राजनीतिक दलों ने उसको चलाया है, कई राजनीतिक दलों ने उसको सवाल उठाया है, जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्लियर कर दें। क्यों करें कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ ली, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। इससे पहले सीएम योगी ने अखिलेश यादव के जिन्ना प्रेम पर अटैक भी किया। योगी ने कहा कि जिन लोगों ने ऐसा शर्मनाक बयान दिया है उन्हें यूपी खारिज करेगा। भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। एक, सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले थे, भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने का श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और भारत को तोड़ करके जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले लोग आज भी जिन्नावाद का समर्थन करते हुए जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन को इस देश को नहीं भूलना चाहिए। अखिलेश यादव की जिस बात को लेकर यूपी में बीजेपी हमलावर है और समाजवादी पार्टी डिफेंसिव मोड पर है, वो बयान भी अब आप सुनिए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा
जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में दुनिया के 13 राष्ट्रीय अध्यक्षों को पीछे छोड़ दिया है। यूपी के चुनाव में ये बीजेपी का नया फैक्टर होगा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि मोदी राष्ट्र नेता नहीं, विश्व नेता। देखिए, माननीय मोदी जी राष्ट्र नेता नहीं, अब तो विश्व के नेता हैं और विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से उनकी तुलना होती है, उनका नाम आता है और उनके पीछे बड़े बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष उनसे पीछे होते हैं। तो उनका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न अपने आप में बड़ा काल्पनिक सा है। आप लोग आगे रखेंगे मोदी फैक्टर पे ही इलेक्शन लड़ेंगे ना? नहीं, देखिए, माननीय मोदी जी के जो कार्य हैं वो चढ़कर बोलते हैं और योगी जी के कार्य जो हैं पूरे एक अनुगामी हैं माननीय मोदी जी के। मोदी जी का एक प्रतिरूप की तरीके से उन्होंने एक अच्छा समन्वय, जो भारत का सबसे अच्छा समन्वय किसी राज्य का हो सकता था, वो उत्तर प्रदेश और केंद्र के बीच का जो समन्वय है वो एक आदर्श है और इसमें सब एक दूसरे का पूरक बन के काम किया। और इस बीच हम आपको यहाँ ग्राफिक्स के जरिए भी ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे सर्वे में एक डेटा सामने आया है और आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जिनको 70% के साथ टॉप लीड हासिल है, क्योंकि यहाँ पर लोपेज एब्रोडा जो मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं, इसके अलावा इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी का नाम नंबर 3 पर है, जबकि जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल 54% के साथ 4th पोजीशन पर, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन 44% के साथ नंबर 6 पोजीशन पर हैं, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, साथ ही जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और इसके अलावा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन 41% के साथ 9वीं पोजीशन और साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 10th पोजीशन पर बताए जा रहे हैं, वो भी 40% के साथ। लेकिन आपको ये बता दें कि ये लोकप्रियता को लेकर बात की जा रही है, जो कि अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में दुनिया के 13 राष्ट्रीय अध्यक्षों को पीछे छोड़ दिया है। अब डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य का भी इसको लेकर बयान आया है। क्या कहा सुनिए। कह रहे हैं कि यूपी में कोई भी हमारी टक्कर में ही नहीं है। 2022 में हम लोग रिकॉर्ड विजय फिर से प्राप्त और अखिलेश यादव भी आज बैठक कर रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण राजभर समाज के मुखिया के साथ में। वो बड़ा चैलेंज आपके लिए साबित हो रहे हैं, आप मानते हैं? नहीं, एकदम नहीं मानते। तो चैलेंज किससे है आपको यूपी में? हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, वो जनता के आशीर्वाद से वंचित हो चुके हैं। अभी उनको जनता का आशीर्वाद निकट भविष्य में प्राप्त नहीं होना। पर आपकी लड़ाई किससे है? भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई में जो आना चाहे वो आए, अभी तो लड़ाई में कोई नहीं। अभी कोई है ही नहीं लड़ाई में? नहीं। तो ये इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।